Hello friends, in subject programming for problem solving, today we will discuss about a new topic that is वीडियो काफ़ी पसंद आए होंगे और स्ट्रिंग टॉपिक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एरे की वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि एरे की वीडियो देखने से पहले अगर आप स्ट्रिंग को देखते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी समस्या हो इस टॉपिक को समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग को। एज पर डेफिनेशन वी कैन डिफाइन स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर एरे एंड विद नल कैरेक्टर। यहां से हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग कुछ नया नहीं है, एक कैरेक्टर एरे की तरह ही काम करता है। जैसे हम एरे डिफाइन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रिंग को भी डिफाइन करते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि जब हम स्ट्रिंग की बात करेंगे और एक कैरेक्टर एरे की बात करते हैं तो स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर हमेशा एक स्पेशल कैरेक्टर दैट इज नल होता है। यहां पर अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो सपोज एक कैरेक्टर एरे हम डिक्लेयर करते हैं एज कैर सपोज नेम ए विथ साइज 5। ये कैरेक्टर एरे हमने डिफाइन किया है। तो यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर हम इस एरे में कितना स्टोर कर सकते हैं, सो योर आंसर विल बी 5, बिकॉज सपोज यहां इस पर्टिकुलर 5 सेल जो हमारे पास अवेलेबल हैं इस कैरेक्टर एरे के लिए, इसमें हम एक वैल्यू स्टोर करते हैं दैट इज से UNITE, राइट। क्या हम इसको एक स्ट्रिंग भी कह सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि अगर ये एरे होता एक स्ट्रिंग अगर ये है तो इसमें जो वैल्यू मैक्सिमम आप स्टोर कर सकते थे दैट शुड बी 5। यहां पे मैक्सिमम जो वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं दैट विल बी 5, लेकिन उसमें एक कैरेक्टर रिजर्व हो गया हमारा नल के लिए, राइट। क्या अब हम इसे स्ट्रिंग कह सकते हैं? यस, इट इज अ स्ट्रिंग हियर, ठीक है। तो अगर किसी भी एक एरे की साइज, किस एरे की कैरेक्टर एरे की साइज अगर n है तो मैक्सिमम कैरेक्टर कितना हम स्टोर कर सकते हैं इस एरे में? इक्वल टू n। और मैक्सिमम लेंथ की स्ट्रिंग, अगर हम स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं तो वो मैक्सिमम कैरेक्टर कितने होंगे जो किसी स्ट्रिंग में हम स्टोर कर सकते हैं अगर उस एरे की साइज n है, तो दैट विल बी n-1। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग के केस में इनपुट कैसे करते हैं। हमें पता है कि किसी एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमें सबसे पहले उसका डेटा टाइप बताना होता है, और बिकॉज स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो यहां सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर डेटा टाइप ही हम यूज करेंगे। After that you have to provide the string name and then inside the square bracket you have to provide the size। किसी भी स्ट्रिंग में इनपुट करने के ऑब्वियसली दो मेथड हैं यहां पर। एक है कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब होता है जब आप प्रोग्राम में कोड कर रहे हैं उसी समय इनपुट कर देना, और दूसरा है जब प्रोग्राम आपका रन कर रहा हो उस टाइम पे इनपुट करना। सो कंपाइल टाइम इनपुट करने के लिए आप कैरेक्टर डेटा टाइप, देन स्ट्रिंग का नाम, उसकी साइज और इज इक्वल करके एज अ स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर आप उस स्ट्रिंग को लिख सकते हैं जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं। सो यहां पे एक बात हमें और पता चल गई कि जब भी हम किसी स्ट्रिंग को लिखेंगे तो डबल कोट का यूज करेंगे। इसकी जगह पर आप चाहें तो उसे एज अ कैरेक्टर भी हम स्टोर कर सकते हैं। सिमिलर फैशन में डिक्लेरेशन करते हैं कैरेक्टर, देन स्ट्रिंग नेम, आफ्टर दैट इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू प्रोवाइड द साइज इज इक्वल टू each and individual character that you want to store separated with comma, and remember whenever we are going to store as a character, so last character it is compulsory to provide the null character। अगर आप इस null character को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर एरे रह जाएगा, स्ट्रिंग नहीं होगा। एक क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि डबल कोट के अंदर लिखने पर हमने null character अपेंड नहीं किया था। ये प्रॉपर्टी है कि जैसे ही आप डबल कोट के अंदर कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो स्ट्रिंग को स्टोर करने के बाद जो भी लास्ट वैल्यू आप स्टोर होगी उसके बाद नल ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा,
अपेंड होना मतलब लास्ट कैरेक्टर जो भी स्ट्रिंग की आपने प्रोवाइड की उसके बाद नल अपने आप जुड़ जाएगा, राइट। रन टाइम पे इनपुट करने के लिए यहां एग्जांपल से समझते हैं। एक कैरेक्टर हमने लिया, कैरेक्टर डेटा टाइप, और एरे का नाम हमने ए प्रोवाइड कर रखा है और साइज रखा है 20। पहले एक मैसेज हमने दे दिया इंटर योर नेम का। अब इनपुट करने के लिए हमें पता है कि इनपुट करने के लिए स्कैनफ फंक्शन यूज होता है, सो वी आर यूजिंग स्कैनफ। देन वी आर यूजिंग %s। %s is a access specifier for the string, right? And after that you have to provide the name of the array. याद रखिए यहां पर आप ध्यान रखिए कि जब भी हम स्कैनफ के अंदर स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे तो %% का यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली हमें कैरेक्टर इनपुट करने के लिए %% की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए %% की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। एक दूसरा मेथड है आपके पास अवेलेबल, दैट इज getS_a। getS एक फंक्शन है जिसके अंदर आप उस कैरेक्टर एरे का नाम पास कर देंगे जिसके थ्रू स्ट्रिंग को इनपुट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनपुट टू स्ट्रिंग बाय scanf एंड getS, राइट। स्कैनफ फंक्शन के थ्रू इनपुट करने में और getS फंक्शन के थ्रू इनपुट करने में डिफरेंस क्या होगा, इसको समझने के लिए आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं। सपोज आपका नाम है, यहां पर हम अपने ही चैनल का नाम लिख देते हैं, सपोर्ट गुरुकुल। इस स्ट्रिंग को आप इनपुट करना चाहते हैं यूजिंग द स्कैनफ फंक्शन। याद रखिए जब आप स्कैनफ फंक्शन के थ्रू इनपुट करेंगे तो जैसे ही आप इस स्पेस को इंटर करेंगे, स्पेस इंटर करने के साथ ही क्या होगा, ये वहां पर इस स्पेस की जगह पे नल कैरेक्टर को अपेंड कर देगा। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं सॉरी कि स्कैनफ फंक्शन के थ्रू सिंगल वर्ड स्ट्रिंग की इनपुट आप कर सकते हैं। स्कैनफ फंक्शन के थ्रू आप सिंगल वर्ड स्ट्रिंग को यूज करते हैं इनपुट करने के लिए, स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं। बट व्हेन वी आर यूजिंग getS फंक्शन इट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टी वर्ड स्ट्रिंग। मल्टी वर्ड स्ट्रिंग, मल्टी वर्ड स्ट्रिंग क्या होती है? मल्टी वर्ड स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग जिसके बीच में कहीं पर कई स्पेस आ सकें। जैसे यहां पे हमने यूज किया है सपोर्ट गुरुकुल, तो सपोर्ट के बाद एक स्पेस है, आफ्टर दैट गुरुकुल लिखा हुआ है, तो ये मल्टी वर्ड स्ट्रिंग का एग्जांपल हुआ। अगर हम इस तरह की स्ट्रिंग इनपुट करना चाहते हैं देन वी कैन यूज getS फंक्शन इंस्टेड ऑफ स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग इनपुट नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन है लेकिन उस एक्सेप्शन को अभी हम यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये दो मेथड हुए जिसके थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग में इनपुट कर सकते हैं। इनपुट करने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, क्या हम किसी स्ट्रिंग में या कैरेक्टर एरे में जो वैल्यू स्टोर कर रखे हैं उसे प्रिंट भी कर सकते हैं? सो यस, उसका आंसर होगा। और उसके लिए जो फंक्शन प्रोवाइडेड है ऑब्वियसली, जैसे printf फंक्शन हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। सो फॉर्मेट में आप देखा यहां पे printf %s फॉर द स्ट्रिंग एंड नेम ऑफ द एरे। और दूसरा फंक्शन जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज फर्स्ट फंक्शन, इट इज सेकंड फंक्शन। दूसरा फंक्शन जो अवेलेबल है इट इज putSa। अगेन जो कॉन्सेप्ट स्कैनफ में था वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी रिपीट होगा। printf फंक्शन के थ्रू प्रिंट करने पे क्या होगा, इट विल प्रिंट सिंगल वर्ड स्ट्रिंग, सिंगल वर्ड स्ट्रिंग, right? While putS function can be used to print multi-word string. ठीक है, तो सिंगल वर्ड स्ट्रिंग को अगर आपको प्रिंट करना हो तो printf फंक्शन के थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप putS फंक्शन के थ्रू भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। एक तरीका और है जब आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। सो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए
हम किसी लूप का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कैरेक्टर एरे हमारे पास है, से इट इज char a ऑफ साइज 20, राइट। और इसमें, इस स्ट्रिंग में एक वैल्यू हम स्टोर कर देते हैं, से इट इज सपोर्ट गुरुकुल। ये स्ट्रिंग हमने स्टोर कर दिया। इस स्ट्रिंग को हम एज ए कैरेक्टर एरे प्रिंट करना चाहते हैं। सो एक कॉन्सेप्ट ये कह सकता है यहां पर कि एक इंडेक्स वैल्यू के लिए इंटीजर आई वेरिएबल हम यूज कर लेते हैं। नाउ वी कैन यूज वाइल आई की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 0 से आई, दैट मीन्स ए आई क्या रिटर्न करेगा, जो इंडेक्स नंबर है उस इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है। इफ इट इज नॉट इक्वल टू विच कैरेक्टर, नल, क्योंकि हमें यह पता है किसी भी स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर क्या होगा, नल होगा। तो जब तक नल ना मिल जाए हम इस कैरेक्टर एरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट कर दें। सो वी कैन यूज हियर printf, we can write %c, after that a I, right, and after that one you have to increase the value of I, right। ये कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर कोड को आपको समझना जरूरी है, बिकॉज कई ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें हम स्ट्रिंग में जो यूज करेंगे और इस कॉन्सेप्ट का यूज करना हमारे लिए कंपल्सरी हो जाएगा। जैसे स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करना, या किसी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना, या दो स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन परफॉर्म करना। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस, इनको हम इन लूप के कॉन्सेप्ट से हैंडल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पे जो हम यूज करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रिंग फंक्शन। क्या होते हैं स्ट्रिंग फंक्शन? चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो दो तरह के फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन टॉपिक के अंदर हमने देखा था। एक होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कंप्यूटर की लाइब्रेरी, या कह सकते हैं किसी न किसी हेडर फाइल में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो फंक्शन यूजर डिफाइन करता है अपने स्पेशल पर्पस को सॉल्व करने के लिए, राइट। सो स्ट्रिंग के लिए भी कुछ लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्री बिल्ट फंक्शन है, और जो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में स्टोर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस किस हेडर फाइल में स्टोर होते हैं? स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में, राइट। सो स्ट्रिंग के फंक्शन स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइंड होंगे, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जिनके कुछ एग्जाम्पल हैं। स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करना, दैट इज strlen फंक्शन। ये काम क्या करता है? strlen फंक्शन कंप्यूट्स स्ट्रिंग्स लेंथ। अब ये स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करता है। इसी को लेंथ कहें हम, या टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, ये बात कहें, दोनों का मतलब एक ही है कि हम लेंथ की ही बात कर रहे हैं। कैसे काम करता है ये? इसको यूज करने का तरीका, आप जो एक इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं, सपोज l इंटीजर वेरिएबल यूज किए हुए हैं, और अगर आप किसी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो यू कैन पास द स्ट्रिंग इनसाइड द strlen फंक्शन। strlen फंक्शन के अंदर जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग पास कर देंगे एज अ पैरामीटर, तो ये इसकी लेंथ को रिटर्न करके दे देगा, राइट। दूसरा फंक्शन जो लाइब्रेरी में अवेलेबल है, दैट इज strcpy। strcpy फंक्शन काम क्या करता है? कॉपीज वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। क्या मतलब हुआ कि एक स्ट्रिंग आपके पास है, सपोज str1 में आपने दे रखा है वैल्यू सपोर्ट, राइट, और str2 में आप चाहते हैं str1 की वैल्यू ही स्टोर हो जाए, राइट। तो इसके लिए आपको क्या फंक्शन यूज करना होगा? यू कैन यूज strcpy फंक्शन, और किसकी वैल्यू को? str1 की वैल्यू को कॉपी करना चाहते हैं str2 में। इस तरह से दो फंक्शन
strcpy फंक्शन में str1 और str2 इसे एज अ पैरामीटर पास कर देंगे तो str1 की वैल्यू को ये str2 में कॉपी कर देगा। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा? कोई ये कैरेक्टर एरे ही होगा या इसको हम स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। strlen फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा? कोई इंटीजर टाइप वैल्यू होगी क्योंकि ये लेंथ को रिटर्न करके दे रहा है, इंटीजर नंबर दे रहा है, राइट। तीसरा फंक्शन जो अवेलेबल है दैट इज strcat। ये काम क्या करता है? इट कॉन्केटिनेट्स टू स्ट्रिंग। कॉन्केटिनेट का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रिंग आपके पास है, सपोज स्ट्रिंग 1 आपके पास लिखा हुआ है सपोर्ट, राइट, और स्ट्रिंग 2 आपके पास है, इसमें आपने लिखा है गुरुकुल। सो जब आप strcat फंक्शन यूज करेंगे तो ये एक कंबाइंड एरे प्रोवाइड करेगा, कैरेक्टर एरे प्रोवाइड करेगा, जिसके फर्स्ट पार्ट पे अगर आप स्ट्रिंग 1 पहले लिखते हैं तो str1 का कंटेंट दैट मीन सपोर्ट, और फिर जस्ट बाद गुरुकुल। याद रखिएगा कि कॉन्केटिनेट करते समय बीच में स्पेस को अपेंड नहीं करता, राइट। स्पेस अगर यहां पर है तभी ये स्पेस मिलेगा, अगर स्पेस नहीं है तो बीच में स्पेस नहीं होगा। तो इसका भी रिटर्न में क्या मिलेगा? हमें एक कैरेक्टर एरे ही मिलेगा। क्लियर? लिखने का तरीका क्या होगा? यू कैन राइट strcat inside that bracket str1 function, after that str2 function, not function, str2 string, right। दो स्ट्रिंग को ये str1 के जस्ट बाद str2 को ऐड कर देगा, ज्वाइन कर, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज strcmp। strcmp फंक्शन ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। आपको पता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर करते हैं तो केवल 3 तरह से आउटपुट आ सकता है हमें। या तो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से छोटी होगी, या स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से बड़ी होगी, और लास्ट ऑप्शन स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के बराबर होगी। सो इन तीनों तरह की कैटेगरी के लिए हम आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा? strcmp फंक्शन जब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है तो 3 तरह की वैल्यू हमें आउटपुट में मिलती है। इट मे बी 0, इट मे बी एनी पॉजिटिव नंबर, इट मे बी एनी नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से छोटी है। पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करती है कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से बड़ी है, और 0 इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से बराबर है। और ये जो इक्वलिटी या लेस देन या ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट है, ये हर एक कैरेक्टर के ASCII वैल्यू पे कैलकुलेट होती है, राइट। नेक्स्ट फंक्शन strrev फंक्शन। strrev फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करती है, राइट। सपोज स्ट्रिंग 1 में आपने ट्रांसफर किया है सपोर्ट, राइट। तो अगर आप फंक्शन कॉल करते हैं strrev और एज अ पैरामीटर str1 को आप पास करते हैं, सो ये रिटर्न क्या करेगा? आपको ये str1 की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। दैट मीन्स इट विल प्रोवाइड आउटपुट एज troppus, राइट। ये एज अ आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इट मीन्स जो भी स्ट्रिंग होगी उसको रिवर्स करके strrev फंक्शन दे देती है। कुछ और भी फंक्शंस हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जा चुके हैं, या अगर 5 लाइब्रेरी फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए आए तो आप इनको यूज कर सकते हैं। कुछ और भी फंक्शंस हैं इंटरेस्टिंग फंक्शंस, दैट इज से strupr। ये किसी भी स्ट्रिंग के केस को अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट मीन्स अगर उसमें सारे लेटर्स जो कैरेक्टर लिखे गए हैं लोअर केस में तो उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली जैसे अपर केस में कन्वर्ट करने का है, इसी तरीके से strlwr ये फंक्शन है लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन पे हम नहीं जाएंगे। ये आपके 5 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी फंक्शंस हैं string.h में जो डिफाइंड हैं, और इनको हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू, अनटिल अनलेस आपसे ये कहा ना जाए कि आप इसके अगेंस्ट में कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाइए, राइट। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग के प्रोग्राम को कैसे हम क्रिएट करते हैं, या किसी भी स्ट्रिंग को कैसे
इनपुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। सो यहां पर जो एक प्रोग्राम हम यूज कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में आप देख रहे होंगे कि एक स्ट्रिंग की फाइल, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम सेव कर रहे हैं से टेस्ट स्ट्रिंग डॉट सी नाम से इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इस मेन फंक्शन के अंदर, कैरेक्टर नेम, और साइज क्या रखा है 30। सो इनपुट करने के लिए एक मैसेज हमने दे दिया पहले, इंटर नेम, अपना नाम हम इनपुट करना चाहते हैं। अब मल्टी वर्ड नाम हो सकता है, इस वजह से हमने गेटएस फंक्शन का यूज किया है। आप चाहें तो स्कैनफ भी यूज कर सकते हैं, बट स्कैनफ फंक्शन का ड्रॉबैक हमने आपको बता दिया है, इट कैन बी यूज ओनली फॉर द सिंगल वर्ड स्ट्रिंग। सिमिलरली अगर नाम को प्रिंट करना है हमें, सो एक मैसेज ट्रांसफर किया, देन वी कैन यूज पुटएस फंक्शन। यहां से एक कंक्लूजन भी निकल रहा है अगर आप समझने की कोशिश करें तो, जब हमने पुटएस का यूज किया है तो पुटएस फंक्शन में आप देख रहे होंगे हमने कोई भी टेक्स्ट डेकोरेशन करने के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। अगर हम ये चाहें जैसे प्रिंटफ में देते हैं कि योर नेम इज राइट और %s नेम, कुछ इस टाइप की चीजें हम नहीं लिख सकते हैं। पुटएस फंक्शन या गेटएस फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर आप सिर्फ और सिर्फ एक एरे का नाम दे सकते हैं, मल्टीपल एरे को भी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सो ये तरीका जो इनपुट करने का है, ये तरीका आपका गलत तरीका है, राइट। इसके थ्रू जब आप इसे रन करेंगे तो इससे पहले आपका नाम इनपुट मांगेगा, आफ्टर दैट उस नाम को वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलिए एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं हम, जिसके थ्रू किसी भी एक स्ट्रिंग में हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रिंग, उसकी लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे दो प्रोग्राम हमने किया हुआ है। फर्स्ट प्रोग्राम जो हम यूज कर रहे हैं ये विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन है। ये प्रोग्राम है किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करना हो, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा है पहला है विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा प्रोग्राम हमने किया है यूजिंग ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं स्ट्रिंग के लिए, दो प्रोग्राम यहां बने हुए हैं। पहले प्रोग्राम में हमने लाइब्रेरी फंक्शन का यूज किया हुआ है स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, और नॉर्मली एग्जाम में आता है विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। तो इस लाइब्रेरी फंक्शन के अगेंस्ट में हम अपना खुद का फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। तो पहले विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, विद यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, पहले हम इसको देख लेते हैं। एक एरे यूज किया, कैरेक्टर A, साइज 50, लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इंटीजर लेंथ एक वेरिएबल ले लिया। देन हम फंक्शन यूज कर ले रहे हैं strlen_a, राइट। और यहां पर ये क्या करेगा, किसी भी स्ट्रिंग को लेंथ उसकी कैलकुलेट करेगा और लेन वेरिएबल में ट्रांसफर कर देगा। यहां पर एक लाइन हमें और ऐड करना चाहिए था, और वो लाइन कौन सी होगी, क्योंकि जब तक हम कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर नहीं होगी और उसकी लेंथ भी कैलकुलेट नहीं होगी। सो इनपुट करने के लिए हम पहले मैसेज दे देते हैं printf से स्ट्रिंग का नाम हम इनपुट करा लेते हैं, इंटर योर से नेम की बात कर लेते हैं, इंटर योर नेम, राइट। एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज मल्टी वर्ड स्ट्रिंग। सो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए वी कैन यूज गेटएस फंक्शन। सो वी कैन राइट गेटएस inside bracket you are transferring a, right। अब क्या होगा, a की वैल्यू इनपुट हो गई। a इनपुट करने के बाद इस a की लेंथ कैलकुलेट हो गई, और इस a की लेंथ को प्रिंट करने के लिए हमने जस्ट एक मैसेज दिया है न्यू लाइन में, स्ट्रिंग इज इक्वल टू जो स्ट्रिंग आपने इनपुट किया वो वैल्यू प्रिंट हो जाए। आफ्टर दैट उसकी लेंथ कितनी है
वो भी एज अ प्रिंट हो जाए। तो पहले हमें क्या वैल्यू देना चाहिए एरे के लिए, तो एरे का नाम a, और दूसरे वैल्यू में क्या आना चाहिए उसकी लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ। क्लियर? अब ये तो हुआ लाइब्रेरी फंक्शन का यूज जब हमने किया तब। अगर हम लाइब्रेरी फंक्शन का यूज नहीं करते हैं तब कैसे काम करेंगे, चलिए दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। और इस प्रोग्राम के थ्रू अगेन यहां पर सेम कैरेक्टर एरे ए यूज किया गया है, और यहां पर भी इन दोनों वैल्यूज को, ये दो लाइनें जो एरे में इनपुट करने की है, इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और इसको भी इनपुट कर देते हैं, बिकॉज इनपुट करना हमारे जरूरी है, राइट। इनपुट करने के बाद अब हम मान लेते हैं कि कोई लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल है mystrlen नाम से। mystrlen ये फंक्शन लाइब्रेरी में है जिसमें हम एरे को पास करेंगे तो वो हमें लेंथ को दे देगा और फिर हम लेंथ को प्रिंट कर लेंगे। बट हमें पता है कि ये mystrlen फंक्शन कोई भी अवेलेबल नहीं है लाइब्रेरी में। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। सो इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए अब समझिए कि mystrlen फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, हमें कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। सो इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, इंटीजर टाइप। सो वी कैन डिफाइन द इंटीजर टाइप, रिटर्न टाइप इसका, देन mystrlen फंक्शन नेम, और यहां पे हमने कैरेक्टर पॉइंटर यूज किया है एज अ फॉर्मल पैरामीटर आर्गुमेंट के फॉर्म में। क्यों यहां पे यूज किया हुआ है हमने, थोड़ा सा इसके लिए आपको ये समझना होगा कि जब भी आप किसी फंक्शन में एरे के नाम को पास करते हैं, सो ये क्या करता है, उस एरे का, जैसे आप इस तरह से फंक्शन कॉल करते हैं तो ये क्या ट्रांसफर करता है, एरे का बेस एड्रेस, राइट। ये क्या ट्रांसफर करेगा, एरे का बेस एड्रेस। सो बेस एड्रेस जब ट्रांसफर हो रहा है या एड्रेस ट्रांसफर हो रहा है तो एड्रेस को होल्ड करने के लिए क्या चाहिए हमें, एक पॉइंटर वेरिएबल। लेकिन ये किस टाइप का एरे है, कोई कैरेक्टर एरे है, तो यहां पे हमारे पास होना चाहिए कोई एक कैरेक्टर पॉइंटर, राइट। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर लाइन पे क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो जो वैल्यू यहां पे ट्रांसफर किया ये स्टोर हो गया पॉइंटर एस में, राइट। देन सेम लॉजिक हम यूज कर रहे हैं, और ये लॉजिक जो लूप का है, इसके पहले जब हमने स्कैनफ में बताया था आपको इनपुट करते समय लूप का यूज करना। सो व्हाइल पॉइंटर एस, अब पॉइंटर एस क्या बताएगा, समझिए ये एरे आपके पास है, अगर इस एरे का नाम हमने दिया है ए, कुछ वैल्यूज यहां पे हैं, सपोज यहां पे हमने स्टोर कर रखा है AMIT, राइट। तो पॉइंटर एस यहां पर वैल्यू है सपोज 200, तो 200 स्टोर हो गया किसमें, s इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। तो पॉइंटर एस क्या बताएगा, पॉइंटर एस वैल्यू बताएगा जो इस एड्रेस पे वैल्यू होगी कितनी, a। तो अब यहां पर हम चेक कर रहे हैं व्हाइल पॉइंटर एस नॉट इक्वल टू नल, जो कि अभी से थोड़ी देर पहले अगर आपने ये एग्जांपल समझा हो जो इसके पहले दिया हुआ था, यहां पर इस पॉइंट पे एक सेम लॉजिक हम यहां यूज कर रहे हैं, बिकॉज हम यहां वैल्यू नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, जो एक्चुअल प्रोग्राम है जहां हम काम कर रहे हैं उस लोकेशन पे हमने एड्रेस को यूज किया है, यहां वैल्यू के टर्म में बात कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू एक ही है, AI लिखें या पॉइंटर एस के थ्रू हैंडल करें, दोनों का मतलब एक ही है, राइट। चलिए आप अपने प्रोग्राम पर हम लोग आ जाते हैं। सो इस जगह पे पॉइंटर एस क्या बताएगा, पॉइंटर एस उस वैल्यू को बताएगा एरे की, नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन चेक कर रहे हैं, और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम लेंथ को बढ़ा दें और साथ में इस वैल्यू को प्रिंट करने के बाद हम डायरेक्ट कर दें अगली वैल्यू पे, फिर अगली वैल्यू, राइट। इसलिए एस को भी इंक्रीज करते जा रहे हैं, और फाइनली जब ये लूप आपका क्लोज होगा तो लेंथ वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर होगी, उस एरे में जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पास मिल जाएगा। देन इस लेंथ को रिटर्न कराएंगे, तो ये लेंथ वैल्यू रिटर्न हो जाएगी किस जगह पर, माई लेंथ फंक्शन पे, और इसकी जगह पे टोटल वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। देन हम लेंथ को में स्टोर करा के इसको प्रिंट कर देंगे, राइट। ये लॉजिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप स्ट्रिंग के अदर जो फंक्शंस हैं उसके लिए भी यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी लाइब्रेरी फंक्शन के अगेंस्ट में यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए भी हम प्रोग्राम आपको दे देंगे। स्ट्रिंग में आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
थैंक यू।